नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट का मॉरेटोरियम को लेकर यहाँ पर बड़ा फैसला हमें आ चुका है और इस फैसले से हमें बैंक्स पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर लेकर आया हूं जहां पर हमें हेडलाइन दिखाई दे रही है, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम टिल सितंबर 28। तो यहां पर लोन मॉरेटोरियम के रीपेमेंट में एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कह दिया है। मैं आपको यहां पर पोर्टेबली लेकर आया हूं जिससे ये मैं आपको विश्वास दिला सकूं कि यहां पर मैं कोई भी न्यूज़ आपसे छुपाना नहीं चाहता हूं। यहां पर द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे वर्चुअली एक्सटेंडेड लोन रीपेमेंट मॉरेटोरियम टिल सितंबर 28 एज इट कंटिन्यूड द इंटरिम ऑर्डर डायरेक्टिंग बैंक्स not to declare any loan as NPA due to non-payment of installments during the period। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए NPA जनरली बैंक्स कब डिक्लेयर करती है, अगर 90 डेज तक पेमेंट नहीं आता है तो उसे एज ए NPA डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब तक हम आगे ऑर्डर्स नहीं देते तब तक आपको यहाँ पर उसे NPS डिक्लेयर नहीं करना है। अगर वो भले ही यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाते हैं फिर भी आपको यहाँ पर उसे NPA डिक्लेयर नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सी बैंक को यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर घातक हमला होने वाला है, कौन सी बैंक को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, ये हमें एनपीएस के द्वारा ही पता चल सकता था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि फिलहाल तो आप यहां पर एनपीएस डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी बैंक में ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए, द प्रीवियस डेडलाइन ऑफ द स्कीम which was implemented to help borrowers tied over the COVID-19 crisis has ended on August 31। Borrowers had been permitted to defer loan repayments for a period of 6 months। यहाँ पर कुछ और भी न्यूज़ है जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द टॉप कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्ली फॉर नॉट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स ड्यूरिंग मॉरेटोरियम एंड नाइदर डाउनग्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग और एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। टॉप कोर्ट का मतलब है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि यहाँ पर एक बार कंसिडर करके देखिए कि जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है उसे यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया जाए। तो ये बैंक के लिए बुरी बात हो सकती है क्योंकि उनकी इनकम हमें कम होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि नाइदर डाउनग्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग और एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स। तो यहाँ पर जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है उस पर भी यहाँ पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कहना है। एज ए यहाँ पर कंज्यूमर, एज अ बोरोवर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर बात करें, अगर ये इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट वेव ऑफ हो जाता है तो हमें यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम में है वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होती हुई नजर आ सकती है और बैंकिंग स्टॉक्स नीचे जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। इट फर्दर टोल्ड द गवर्नमेंट टू कंसल्ट विद द RBI अदर लेंडर्स एंड कम आउट विद अ कॉन्क्रीट डिसीजन ऑन ऑल इश्यूज रेज्ड। तो यहाँ पर एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत यहाँ पर दिखाई जा रही है, कुछ तो यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर हाथ बैठे नहीं रह सकते हैं। Rajiv Datta, senior advocate appearing for a set of borrowers, told the court that compound interest is still being charged in loan cases। What is the relief loan? Where is the relief? Sorry, माफ कीजिए। Where is the relief loans being restructured that should have been done earlier? तो ये जो loans restructure होने वाला प्लान आ चुका है वो थोड़ा पहले आना चाहिए था और यहाँ पर उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर हमें लोन केसेस हैं उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट अभी भी चार्ज किया जा रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है उससे यहाँ पर वेव ऑफ करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट है, लैक्स ऑफ पीपल आर इन हॉस्पिटल फॉर देयर सफरिंग्स, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर सोर्सेस ऑफ इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड मेक देयर स्टैंड क्लियर, डिसाइड on relief on the issue of moratorium and waiving of interest on interest and others इफ इट फेल्ट सो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें संगीन होता हुआ नजर आ रहा है, पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है मामला। यहाँ पर 28 सितंबर को वापस हमें सुनवाई देखने को मिलेगी, तब क्या आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए कि जो इंटरेस्ट है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसे यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए। तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो अब देखते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पर कैसा आज हमें असर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक में तकरीबन 1% के आसपास की तेजी थी, टू बी प्रिसाइज यहाँ पर 0.89% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा तेजी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थी, हमें तकरीबन 4.76% की तेजी देखने को मिली और सबसे कम यहाँ पर तेजी फेडरल बैंक में थी, 0.39% की तेजी। और यहाँ पर दो दिग्गज बैंक या जो कि है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, वहां पर तो हमें गिरावट देखने को मिली है, 0.41% और 0.43% की गिरावट दोनों ही बैंकों में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ
पर सिचुएशन आपके सामने है, यहाँ पर ऐसा कंसिडर करने वाले हैं कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने वाला था उसे यहाँ पर वेव ऑफ कर देना चाहिए। ये एज अ बोरोवर हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन बैंक के लिए ये अब बुरी बात है क्योंकि उनकी इनकम यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन से बैंक्स पर फोकस बनाकर रखना चाहिए? तो जब तक यहाँ पर आप लीडर्स के साथ है तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कि वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है, जो कि यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रांग है, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना चाहिए एचडीएफसी बैंक को। उसके बाद यहाँ पर आप कोटक बैंक में निवेश कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप आईसीआईसीआई बैंक को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एक्सिस बैंक भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, और यहाँ पर बंधन बैंक और साथ ही साथ फेडरल बैंक भी अच्छी बैंक है, यहाँ पर भी आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको ऑर्डर बताया है वो बहुत ही ध्यान में रखिएगा, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उसके बाद हमें ये दूसरे बैंक्स में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप पीएसयू बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एसबीआई में ही निवेश करना चाहिए। एसबीआई के अलावा कौन से भी पीएसयू बैंक में आपको निवेश करने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। एसबीआई में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो बैंक है, पीएनबी हो गया या दूसरा कोई भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, उसे आप अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसी मूवमेंट देखने को मिल रही है, कैसी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक हमें एक ही रेंज में फंसता हुआ नजर आया था, लेकिन ये रेंज भी टूट चुकी थी और काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद वापस हमें गिरावट आ गई और इसी रेंज में निफ्टी बैंक वापस ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर 200 डेज का मूविंग एवरेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज दोनों के नीचे हमें निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो आप देख पाएंगे आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.94, जो कि काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा गिरावट हमें यहाँ पर आरएसआई के नंबर में दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के नंबर के बारे में, एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर एमएससीडी में फिलहाल हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। अब देख पाएंगे यहाँ पर चौथा दिन ये हमें यहाँ पर रेड हिस्टोग्रामी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर साइज बड़ी होती जा रही है, जो कि हमें दर्शा रही है कि आगे आने वाले दिनों में और भी गिरावट हो सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड का लेवल है 24,447 के आसपास का लेवल, मीडियन है 22,900 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 21,355 के आसपास का लेवल, और फिलहाल यहाँ पर मीडियन के नीचे ही निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 23,339 के आसपास का लेवल। पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 25,600 के आसपास का रेजिस्टेंस है, लेकिन उससे पहले कई और रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि 200 डेज का ईएमए है, और साथ ही साथ फिलहाल का जो हाई बनता हुआ नजर आया था 25,000 के आसपास का लेवल, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हमें यहाँ पर दिखाई देगा। सपोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि फिलहाल तो गिरावट चल रही है, तो 21,446 का लेवल पिवट पॉइंट्स की तरह हमें यहाँ पर सपोर्ट दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए निफ्टी बैंक के कोई भी स्टॉक में या नहीं बनानी चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आज की जो कैंडल है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है, काफी ज्यादा हमें डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। ओपनिंग हुआ, उसके बाद काफी तेजी बनती हुई नजर आई, लेकिन वो तेजी गायब हो गई और गिरावट में यहाँ पर तब्दील हो गई, लेकिन वो गिरावट भी यहाँ पर हमें कंटिन्यू होती हुई नजर नहीं आई थी, वो रिकवर हो गई और वापस जो ओपनिंग हुई उसी के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिल रही है। जब भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है और उसके बाद अगर कोई डोजी हमें देखने को मिलती है तो ये एक सिग्नल है कि यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की कैंडल काफी ज्यादा पॉजिटिव कैंडल हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डोजी का मतलब है कि गिरावट तो हुई थी लेकिन वो गिरावट को भी यहाँ पर कवर कर लिया, यानी कि जो बायर्स थे वो हावी होते हुए नजर आए थे। ये दर्शा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में वापस यहाँ पर हमें बुल्स लौटते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बात है, आज के दिन यहाँ पर एक्सपायरी का भी दिन था, तो ऐसा माना जाता है कि एक्सपायरी के दिन को जो कैंडल होती है वहां पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपायरी में काफी वॉलेटिलिटी ऑलरेडी रहती है। तो यहाँ पर जो एक्सपायरी दिन वाली कैंडल होती है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट्स का कैंडल भी दिखाना चाहूंगा। आप देख पाएंगे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, फिर बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और वो गिरावट फिर से रिकवर होती हुई नजर आई थी, और जो ओपनिंग हुआ था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव हमें देखने को मिला था। और कल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी ज्यादा स्टॉक्स भी रेकमेंड किए थे जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते थे। तो यहां पर मैंने स्टॉक्स तो रेकमेंड कर दिए थे, लेकिन आज सुबह ही मैंने आपको बता दिया था कि स्पेशली बीएफएसआई स्टॉक्स में, खास करके जो बैंकिंग वाले रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, वहां पर आपको स्विंग ट्रेडर्स को टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कंडीशन यहां पर दिखाई नहीं दे रही है, क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आना था ये भी पता नहीं था, और डाउ जोन्स तो तेज था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पर हमें भी तेजी
तेजी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक्सपायरी भी था तो काफी वॉलेटिलिटी बनती हुई नजर आ रही थी। तो स्विंग ट्रेडर्स को टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही जरूरी था। और फ्रेश पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही आपको बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर बीएफएसआई सेक्टर में प्लीज हैवीली एक्सपोजर मत रखना। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से भागता हुआ नजर आ रहा है तो स्टॉक को जितना जल्दी होगा निकाल देंगे तो ही बेहतर होगा, वरना यहाँ पर आपको बहुत ही नुकसान फेस करना पड़ सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट है उसे कैंसिल किया जाएगा, वेव ऑफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो सितंबर 28 को पता चलेगा। तो यहाँ पर ये हमें समय मिला है, इस समय में हम बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसी डिसीजन पर आगे हमें बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा वो हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर बहुत ही संभलने की जरूरत है और अच्छे स्टॉक्स में बने रहेंगे तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पर बीएफएसआई सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर मत रखिएगा, कितना भी फेवरेट सेक्टर क्यों ना हो 20% से ज्यादा का एक्सपोजर कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। और स्पेशली निफ्टी बैंक या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है बीएफएसआई सेक्टर, वहां पर तो खास करके आपको इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।